नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से आज का हमारा पाठ है उड़ान। उड़ान एक गज़ल है और इस गज़ल के माध्यम से चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दी है। विनम्रता, ऊंचे लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकास देते हैं। बच्चों, आपको पता है गज़ल काव्य विद्या का ही एक प्रकार है और एक ही वजन के अनुसार लिखे गए शेरों को, उनके समूह को गज़ल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। उड़ान इस गज़ल में गज़लकार कौन है? चंद्रसेन विराट। चंद्रसेन विराट जी ने मानवीय मूल्यों के दर्शन करवाए हैं और कौन कौन से मानवीय मूल्य की चर्चा की है आज इस गज़ल के माध्यम से हम देखने वाले हैं। कवि चंद्रसेन विराट जी हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 को इंदौर में हुआ और ये हिंदी साहित्य जगत में गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी गज़लों में आम आदमी के जीवन को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने गज़ल के साथ साथ गीतों का भी लेखन किया है। आज जो हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं उसमें सभी मानवीय गुणों को शामिल किया है और कवि ने बताया है कि मानवीय गुणों के कारण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो व्यक्ति के पास स्वाभिमान होना चाहिए, व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए, उसके हौसले बुलंद होने चाहिए। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। हम एक एक गज़ल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें निहित अर्थ और संदेश को भी व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहली गज़ल है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। तो कंटक मतलब कांटे और सुमन मतलब फूल। तो इस गज़ल में कवि क्या कहते हैं कि इंसान के पास स्वाभिमान का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए। यानी जब संकट की स्थिति सामने होती है तब इंसान को स्वयं ही उसके साथ संघर्ष करना चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हो कंटकों का वन, कि जहाँ पर कंटकों का यानी कांटों का वन होता है वहाँ कांटों के अलावा कुछ नहीं होता, वहाँ सुमन नहीं हो सकते, अर्थात वहाँ फूल कैसे हो सकते हैं। संकट की परिस्थितियों में सब जगह कांटे ही कांटे होते हैं। वहाँ पर दुख, दर्द और पीड़ा ही होती है। वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो चारों तरफ जब संकट ही संकट हो तो हमें किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि खुद ही उस परिस्थिति का सामना और संघर्ष करना चाहिए। दूसरी गज़ल है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का, तो कवि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच आदर का अधिकारी है उसके सामने दूसरे लोगों को मस्तक अपने आप झुक जाते हैं, दूसरे लोगों के सिर अपने आप उसके सामने झुक जाते हैं। अगर आप में किसी भी प्रकार की योग्यता है तो उसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए। तो पहली गज़ल में स्वाभिमान की बात की है और दूसरी गज़ल में विनम्रता की बात की है कि इंसान अगर विनम्र स्वभाव का होगा और उसके अंदर आदर होगा, आदर का अधिकारी अगर वो होगा तो खुद ही दूसरे लोग उसका आदर करेंगे, उसके सामने सर झुकाएंगे। उसे आदर मांगने की ज़रूरत नहीं होती, उसे तो अपने आप ही आदर मिल जाता है। आदर मतलब रिस्पेक्ट मिल जाती है। परों में शक्ति हो तो नाप लो, उपलब्ध नभ सारा, नभ मतलब आसमान, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। तो पैरों में मतलब आपके पैरों में
और पंखों में, जैसे पक्षियों के लिए पर का मतलब होता है उनके पंख, पंछी मतलब पक्षी, गगन मतलब आसमान। तो कवि क्या कहते हैं कि जिनके पंखों में शक्ति होती है वे संपूर्ण आसमान को नाप लेते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, नभ मतलब आसमान, पूरा आसमान नाप लेते हैं अगर उनके पंखों में शक्ति है तो। यानी जिसके पास साहस और वीरता होती है, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, वे असंभव कार्य को भी संभव बना लेते हैं। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जब पंछी आसमान में उड़ते हैं और आसमान में विचरण करते हैं तो वे कभी भी गगन मांगने की बात नहीं करते। वे तो जितना उनको उड़ना है वे उतना उड़ते हैं। जैसे कि आसमान में विचरण करना या उड़ना तो पंछियों का काम होता है और वे तो गगन में नित्य संचार करते रहते हैं। उन्हें उड़ने के लिए किसी से गगन मांगने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जहाँ चाह वहाँ राह अपने आप निर्मित हो जाती है। इंसान जो चाहता है वह उसे मिल जाता है, बशर्ते उसके लिए वह पहले से ही दृढ़ निश्चय करके रखता है। तो इस तरह से इसमें साहस की बात कही गई है। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। कितनी अच्छी अच्छी गज़लें हैं यहाँ पर। बार बार ये गज़ल वाली कविता पढ़ने का मन करता है बच्चों। इसको बार बार समझना आप, और एक दो बार सुनेंगे तो अच्छे से आपको सब पंक्तियों के अर्थ भावार्थ पता चल जाएगा। तो गज़ल क्या है? जिसे मन प्राण से चाहा। तो कवि क्या कहते हैं कि व्यक्ति जिसे अपने मन प्राण से भी अधिक चाहता है या प्यार करता है, भले ही उसका निमंत्रण आए या न आए तो भी व्यक्ति को उसके सपने आते रहते हैं। मतलब जो इंसान चाहता है दिल से किसी को, तो उसके दिन रात हमें सपने आते रहते हैं, वह चाहे हमें याद करे या ना करे। निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। भले ही उसका निमंत्रण आए या न आए तो भी व्यक्ति को उसके सपने आते रहते हैं। व्यक्ति के नयनों में उसके ही सपने आने चाहिए, इस प्रकार की जिद नहीं करते हैं या उसके ही सपने देखने हैं, इस प्रकार की मांग नहीं करते। क्योंकि व्यक्ति जिसे दिल से चाहता है वह सपने में खुद ही आया करता है, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगली गज़ल है, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अगन मतलब आग, और पश्चाताप मतलब गलती के लिए आप जो पछताते हो वो, तो पश्चाताप की आग में जलना। तो कवि इसमें क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर से सुलगते रहते हैं, लेकिन वे बाहर से अग्नि की मांग नहीं करते। पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती। मतलब वो दिखावा नहीं करते। जो अच्छा इंसान होता है और खुद ही उसने पश्चाताप करना स्वीकार कर लिया है, मतलब तो वह ये नहीं कहेगा कि मुझे दुनिया के सामने पश्चाताप करना है, जबकि वह खुद पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाता रहता है। और पश्चाताप की जो अग्नि होती है, पछतावे की जो अग्नि होती है, वो सबसे बड़ी आग होती है, उससे बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। तो इसमें कवि ने इंसान के लक्ष्य की बात कही है, उसके हौसले की बात कही है कि अगर उसके लक्ष्य और हौसले बुलंद हैं तो उसको थकान भी बहुत होती है। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं कि जिसकी उड़ान ऊंची होती है, यानी जिसके हौसले बुलंद होते हैं, उसको थकान भी बहुत आती है। अर्थात जो जितना अधिक परिश्रम करता है वह उतना ही थक भी
जाता है। जिसको कुछ करना ही नहीं है तो वो थकेगा कैसे, लेकिन जिसको कुछ करना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो उसको थकान भी महसूस होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है पर आँखों से अधिक देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आँखें ही उसकी जुबान होती है। वह अपने मन के सारे भाव जुबान की अपेक्षा आँखों से ही व्यक्त करना जानता है। तो यहाँ अनुभवी व्यक्ति की बात कही गई है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, वह आँखों से ही दूसरों को समझ जाता है। सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं होती और समझने वाले को भी ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, उसकी आँख ही सब कुछ कह देती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। तो व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए, खुद अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए। उसे अपने जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर उसकी हथेली उसके लिए धूप में छाया देने का कार्य करती है। जब हम धूप में चलते रहते हैं और बहुत तेज़ धूप लगती है, तो हथेली से ही हम अपने सर को ढकने का प्रयास करते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार हम धूप में हथेली से अपने आप को बचाने का कार्य करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जबकि अपने आप के कार्य खुद ही करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जिंदगी में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन सफ़र सुकून से कटता है। जैसे कि एक बहरे व्यक्ति को एक गूंगे का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इससे दोनों की ज़िंदगी बड़े आराम से कटती है, क्योंकि बहरे को आवश्यकता होती है कि किसी ने क्या कहा वो उसको कोई बता दे। मतलब बहरे को सुनने की आवश्यकता होती है और गूंगे को आवाज़ की आवश्यकता होती है। तो एक बहरा है वो उसको आवाज़ दे सकता है और गूंगा है उसको बहरा जो है वो सुनने का काम कर सकता है। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद से दोनों की ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो दूर दृष्टि वाले लोग होते हैं, जो बहुत आगे तक की सोचते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। जैसे कि उसी व्यक्ति का तीर दूर तक जाता है जिसके कानों तक कमान होती है। हम कमान को जितना पीछे लेकर जाएंगे तेजी से तीर उतना ही आगे तक जाता है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी, खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी धूपदान होती है। तो धूप जब जलता है तब सब्जी और खुशबू बिखेरता है। तो शायर की ज़िंदगी भी धूपदान की तरह होती है। वह अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। तो अच्छी शायरी, जब एक शायर एक अच्छी शायरी लिखता है और उस शायरी को जब सुनाता है लोगों के बीच में, तो वह एक धूपदान की तरह होती है। मतलब लोगों के जीवन में खुशियाँ लाती है और चारों ओर खुशबू बिखेर देती है। तो आज की गज़ल आपको कैसी लगी बच्चों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और मेरे ख्याल से सभी गज़लों के अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं, देख लेते हैं। अगन मतलब आग, साइबान मतलब छाया देने वाला, बयान वक्तव्य, और वक्तव्य मतलब जो अपने मत होते हैं, विचार होते हैं, तीर मतलब बाण, और कमान मतलब धनुष। तो आज की गज़ल के जो कवि हैं वो हैं चंद्रसेन विराट, और इनकी प्रसिद्ध गज़लों के माध्यम से हमने सीखा कि मनुष्य को हमेशा मानवीय गुणों से भरपूर होना चाहिए और मानवीय गुणों के कारण ही उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। थैंक यू बच्चों।